अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा सना फातिमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सना फातिमा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका शुमार उन तालिब इल्मों में होता है जिन्हें इंग्लिश बतौर एक फ़ॉरेन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है, तो यकीन जानिए ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि अपनी हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि इंतहाई आसान ज़बान और सादा अंदाज में आपको बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक इंग्लिश की तैयारी करवाई जाए। तो आपने देखना है वीडियो को एंड तक और करना है चैनल को सब्सक्राइब। साथ में आप प्रेस करेंगे बेल आइकन को ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू मेक एन आउटलाइन। आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपको इंग्लिश बी के पेपर में एक पहला क्वेश्चन जो दिया जाता है वो होता है कि आपने एक ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। आपको 5 ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है, राइट एन ऐसे विद अ डिटेल्ड आउटलाइन। और ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके ऐसे के लिए होते हैं, जबकि 5 मार्क्स आपके आउटलाइन के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी आउटलाइन है ये आपके मुफ्त के 5 नंबर हैं, जो कि हम बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं अगर हम एक डिटेल और अच्छी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम एक अच्छी और डिटेल्ड आउटलाइन कैसे बना सकते हैं। उससे पहले जो हमारे बात समझने के लिए है वो हमें ये पता होना चाहिए कि आउटलाइन बेसिकली है क्या। व्हाट इज़ एन आउटलाइन? आउटलाइन बेटा बेसिकली एक स्केच है, ठीक है, एक प्लान है। स्केच मीन्स हमारी जैसे एक अनफिनिश्ड ड्राइंग होती है उसको हम स्केच कहते हैं। जैसे हमारा एक डिज़ाइन होता है, ठीक है ना, जब हम अपने एसे को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो होती है हमारे एसे की, एसे लिखने से पहले ही जब हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? आउटलाइन। आउटलाइन बेसिकली इज अ प्लान फॉर मेकिंग और फॉर राइटिंग एन एसे, कि हम व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन आवर एसे, हम अपने एसे में क्या कुछ लिखने वाले हैं। जो हमारा प्लान होता है जब हम उसको पहले से ही बयान कर देते हैं तो वो कहलाती है हमारी आउटलाइन। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि आउटलाइन इज़ अ रेसिपी। जैसे हमें कोई डिश बनानी होती है ना, हमें कोई सालन बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मखसूस इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को हम एक ख़ास सीक्वेंस से, एक ख़ास तरतीब के साथ जब डालते हैं तो हमारा जो है वो रिक्वायर्ड टेस्ट की जो सालन है वो तैयार होता है। तो हमें क्या करना है कि आउटलाइन हमारी बेसिकली रेसिपी है। हमें ये बताना होता है कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ करने लगे हैं और उन्हें हम किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे टू मेक आवर एसे, टू राइट आवर एसे। हमारा जो हम एसे लिखने लगे हैं उसके लिए उसमें हम कौन कौन सी बातें ऐड करेंगे और उन बातों को हम किस तरतीब से ऐड करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटलाइन। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एन आउटलाइन। सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड वो ये है कि हम आखिर आउटलाइन क्यों बनाएं, आउटलाइन का आखिर क्या पर्पज़ है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं आउटलाइन बनाने के। तो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन आउटलाइन, लेकिन मैं आपको बताने लगी हूँ सिर्फ 4 जो बहुत मेन और बेसिक जो हैं इसके हमारे पास एडवांटेजेस आते हैं। पहली चीज़ है बेटा कि ये इट अवॉइड्स स्टकनेस। स्टकनेस मीन्स फंस जाना, रुक जाना, ठीक है, जाम हो जाना। और अवॉइड्स का मतलब होता है बचना, रोकना। आउटलाइन बेसिकली क्या करती है, हमारे दिमाग को स्टक होने से बचाती है। अगर मुझे एक टॉपिक पर ऐसे लिखने को कहा जाता है, ठीक है, और मैं उसके ऊपर सोचती हूँ, मेरे जहन में 2, 4, 5, 6 बातें जो हैं वो आ जाती हैं जो मुझे लगता है मैं अपने ऐसे में लिख सकती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मेरा दिमाग जो है वो स्टक हो जाता है, मेरा दिमाग जो है वो रुक जाता है, फंस जाता है। मुझे मज़ीद बातें जो हैं वो जहन में नहीं आ रही होती, मेरे जहन में मज़ीद पॉइंट्स या एस्पेक्ट्स जो है वो नहीं आ रहे होते जो मुझे अपने ऐसे में लिखने चाहिए। तो इस तरीके से सोचने में मेरा बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो जब हम एक आउटलाइन पहले से बनाई हुई होती है तो वो आउटलाइन हमें हेल्प आउट करती है, हमें मदद करती है कि हम बिना सोचे जो है एक फ़्लो में अपना एसे लिखते जाते हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जो हमने अपने एसे में लिखे हुए हैं वो हम पहले ही सोचकर अपनी आउटलाइन में लिख चुके हैं। अब हमें करना सिर्फ ये है कि हम उस आउटलाइन को देखते जाएं और जो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को हमने अपने एसे में लिखते जाना है। तो आउटलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इट अवॉइड्स स्टकनेस। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स अस टू अरेंज आवर आइडियाज़, ठीक है ना, ये हमारे आइडियाज़ को, हमारे ख्यालात को एक तरतीब देती है। क्या होता है बेटा कि जब हम एक ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, और हमने उसको क्रैम नहीं किया हुआ है, हमने उसको रट्टा नहीं लगाया हुआ है, तो मैं एक पॉइंट लिखती हूँ,
एक एस्पेक्ट कवर करती हूँ। आपको पता है ऐसे किसे कहते हैं, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के, किसी भी मौजू के तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं। तो मेरे जहन में कोई एक पहलू आया है, कोई एक एस्पेक्ट आया है जिसके ऊपर मैं जो है अपना एस्से लिख रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं दूसरा एस्पेक्ट कवर करती हूँ, फिर क्या होता है मैं तीसरा एस्पेक्ट कवर करती हूँ, और सडनली क्या होता है, जो मेरा पहला पॉइंट था, जो मेरा पहला एस्पेक्ट था, जो मैंने पहला पैराग्राफ बनाया था, उससे रिलेटेड कुछ और बातें मेरे माइंड में आ जाती हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो 2-4 पैराग्राफ आगे जा चुकी हूँ, एक आधा पेज और लिख चुकी हूँ। ना मैं उसको फाड़ सकती हूँ, ना मैं इतने उसको रिमूव कर सकती हूँ, ना मैं ये कर सकती हूँ कि मैं पहले पैराग्राफ से रिलेटेड बातें मैं चौथे पैराग्राफ में लिख दूँ। वो तो मेरा सारे एस्से की ब्यूटी खराब हो जाएगी ना। हमारे जो एस्से में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी हमारे ख्यालात होते हैं, उनमें एक हम आहंगी होनी चाहिए, उनमें एक रिलेशन, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो रिलेशन और ख़राब हमने नहीं करना, वो सीक्वेंस हमने ख़राब नहीं करना है। तो आउटलाइन हमें क्या करती है कि जब हमारे पास आउटलाइन में पहले से ही हमारे आइडियाज़ जो हैं वो वेल अरेंज फॉर्म में होते हैं, हमारे पास पहले से ही आइडियाज़ जो है वो एक तरतीब में मौजूद होते हैं, तो हम वहाँ से आउटलाइन से देख देख कर अपने आइडियाज़ को उसी तरतीब के साथ जो है हम फॉलो करते जाते हैं। थर्ड फ़ायदा जो आप स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको मार्क्स दिलवाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिसमें आपने एस्से लिखना होता है, तो उसमें आपके 5 मार्क्स जो हैं अलग से आउटलाइन के। और अगर आपको एक अच्छी आउटलाइन बनानी आती है, अगर आपको एक डिटेल्ड आउटलाइन बनानी आती है, तो वो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त के हैं, ठीक है ना। तो हमें तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि हमें उसके मार्क्स मिलते हैं। और चौथा फ़ायदा उसका ये है कि इट हेल्प्स द एग्जामिनर टू गेट एन आइडिया। ये आपके एग्जामिनर को जो है वो ये बता देती है कि आप क्या लिखने वाले हो। आपका एस्से पढ़ने से पहले ही आपके एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि इस बच्चे ने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। और अगर आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर आपकी आउटलाइन जो है बहुत नीट और डिटेल्ड बनी हुई है, तो आपका वहीं पे जो है ना इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाता है, और एग्जामिनर के दिल में जो है ना वो आपको एक अच्छे मार्क्स देने का ख्याल जो है ना पहले से ही जम जाता है। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि पेपर करते हुए हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम अपना एस्से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या अगर हमने उस एस्से को रट्टा लगाया हुआ है तो समटाइम्स हम उस एस्से को भूल जाते हैं। बहुत सारी बातें जो है वो हमारी जहन में नहीं आती। लेकिन जब आपका एग्जामिनर आपकी आउटलाइन देख चुका है तो वो इस नतीजे पर पहुंच चुका होता है कि जो जो बातें आपने अपने आउटलाइन में की हैं वो सारी बातें आप अपने एस्से में लिखने वाले थे, लेकिन किसी भी वजह से जो है आप उसको नहीं लिख पाए हो, टाइम की कमी की वजह से या तबीयत की खराबी की वजह से या कोई और वजह है जो आप अपना एस्से नहीं कंप्लीट कर पाए हो। लेकिन वो जो आपका इंप्रेशन आउटलाइन की वजह से पड़ चुका होता है वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि हमारे जो आउटलाइन है वो कितना ज़रूरी है और हमें उसको अच्छे तरीके से बनाना जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। वीडियोस को आप कंप्लीट करेंगे एंड तक, ताकि आपको जो है मैं एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं कि हम एक अच्छी आउटलाइन कैसे बनाते हैं। थर्ड पार्ट जो हम देखेंगे अपना आज के लेक्चर में वो है हाउ टू मेक एन आउटलाइन। अगर हमने एक अच्छी और डिटेल्ड आउटलाइन बनानी है तो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, ठीक है, हमें क्या क्या करना है। तो बेटा इसके लिए बेसिकली आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं एक आउटलाइन बनाने के लिए। आप उनको स्टेजेस समझ लीजिए, मरहले समझ लीजिए। जो पहला आपका मरहला है वो है कि आपने जो टॉपिक आपको दिया गया है, जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो इंफॉर्मेशन आप बुक से ले सकते हो, वो इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हो, वो इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में से मिल सकती है, वो इंफॉर्मेशन आपको किसी अपने टीचर से मिल सकती है। तो आपने उस ऐसे को जब प्रिपेयर करना है तो उसके बारे में आपने मैक्सिमम अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप एग्जाम में जो है कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपने तैयार नहीं किया हुआ है और आप एक ऐसा टॉपिक जो है अटेम्प्ट करने लगे हो जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर जो है वो तैयारी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। हमारी फर्स्ट स्टेज, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि अपने दिमाग के जो है ना सारे कोने खुदरों की सफाई करते हो, अपने दिमाग के गोशे गोशे की, कोने कोने की जो है वो तलाशी लेते हो और सोचते हो कि उस टॉपिक के बारे में जिस पे आप ऐसे लिखने लगे हो आपके माइंड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन महफूज है। ऐसा होता है ना, कभी हमने कुछ पढ़ा होता है, कभी हमने कुछ सुना होता है, तो वो सारी बातें जो है ना वो हमारे माइंड के पीछे वाले हिस्सों में महफूज होती जाती हैं, वो बैकग्राउंड हमारा नॉलेज बनता जाता है। आपने अपने दिमाग को ज़रा जोर देना है, सोचना है और उस सारी इन्फॉर्मेशन को जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में हो आपने उसको रिवाइज करना है, ताज़ा करना है, ठीक है। और जब आप उसको ताज़ा कर चुकेंगे तो ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट दैट कम्स टू योर माइंड यू हैव टू राइट इट डाउन। हर पॉइंट, हर बात जो आपके जहन में आई है आपने उसको क्या करना है, लिख लेना है। जॉट डाउन मीन्स
लिख लेना, राइट डाउन। आपने जो भी बात है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो आपको रेलिवेंट लग रही है, चाहे वो इंटरेस्टिंग है, चाहे वो नहीं है, जो भी पॉइंट आपके जहन में आया है आपने उसको लिखना है। ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। इस स्टेज के बाद हमने थर्ड स्टेज पे क्या करना है कि जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके ऊपर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, उसके रिलेटेड हमें जो भी पॉइंट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल वो 30 हैं, फॉर एग्जांपल वो 20 हैं, या वो हमारे पास 50 पॉइंट्स आते हैं, हमने उन 50, 30, 20 जितने भी पॉइंट्स हैं हमने उन सबको लिख लिया है। अब हम उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन कि हमने उसकी छांटी करनी है। हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स इस काबिल हैं कि हम उनको अपने एस्से के लिए रखें, और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह के हैं जिन्हें हमें अपनी एस्से में शामिल नहीं करना चाहिए। और उसका तरीका ये है कि हम देखते हैं समटाइम्स हमारे पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। एक ही पॉइंट हमारे दिमाग में 2 दफ़ा आया है तो हम उसको मिटा देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि हम ये 2 या 3 पॉइंट्स को अगर मिला दें तो एक जो है वैलिड और सॉलिड पॉइंट हमारा बन जाएगा, तो हम उन दोनों तीनों पॉइंट्स में से किसी एक को रख लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये बात जो है ना वो एस्से में शामिल करना मुनासिब नहीं है, या ये जो है इतनी रेलिवेंट नहीं है, इतनी रिलेटेड बात नहीं लग रही है, या इतनी मज़े की बात नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को जो है हम काट देते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है हम हटा देते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, सिर्फ उन बातों को वापस अपने रखना है अपने एस्से के लिए जो हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है। और तीसरी बात इसमें हमने ये भी देखनी है कि हमें अपना टाइम देखना है ना, कि हमें अपना एस्से कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अगर हमें 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है तो अब हम 50 बातें तो नहीं अपने लिए रख सकते ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम 40 मिनट्स में वो 50 बातें जो हैं वो कवर नहीं कर सकेंगे। तो हमें से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अपने पास रखने हैं जो हम गिवन टाइम में उनको लिख सकें। फोर्थ स्टेज आपकी बेटा आ जाती है जब आप आउटलाइन बना रहे होते हो, उसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मीन्स आपकी ग्रुपिंग। आपने जो है जितने पॉइंट्स आपके बाकी बच गए हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं, ठीक है, जो आपको अहम लगे हैं, उन पॉइंट्स को अब आपने ग्रुप करना है, उनको इकट्ठा करना है। किस तरह से कि आप देखते हो कि कभी कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो हमने उनको इकट्ठे रखना है। हम ये देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमारे मेन हेडिंग बन सकते हैं, मेन कैटेगरी बन सकते हैं, और 2-3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उस मेन हेडिंग के अंदर हमारी सब कैटेगरी बन सकते हैं, ठीक है ना। एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर जो है वो हमारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने उनकी क्लस्टरिंग करनी है, इस तरह से हमने उनकी ग्रुपिंग करनी है। हमने देखना है कि कौन सा मेन पॉइंट है, कौन सा फिर हम उस मेन पॉइंट को मजीद एलाबरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम उसके सब कैटेगरीज बना सकते हैं, और कौन से 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हम इकट्ठे मिलाकर लिख सकते हैं। तो ये हमारी जब ग्रुपिंग की स्टेज हो जाती है तो हमारी 5th स्टेप पे हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डरिंग करते हैं। ऑर्डरिंग मीन्स कि हम उसको अरेंज करते हैं इन अ सीक्वेंस, एक तरतीब हम उनको देते हैं। अपने ख्यालात को हमने देखना होता है, और वो तरतीब हम किस तरह से देते हैं, 2 पॉइंट्स की बुनियाद पर, एक उनकी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर और एक उनकी रेलिवेंस की बुनियाद पर। इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर जब हम देते हैं तो जाहिर है जो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, जो जितना कम इंपॉर्टेंट होगा उसको हम जाहिर है बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हमने ये देखना होता है कि जो मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट है उस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा उसके बारे में यानी कि है उसमें हमारे पास, तो हम उसको पहले लिखेंगे, और जो लेस होगा हमारे पास, लेस रेलिवेंट होगा, उसको हम जो है वो बाद में लिखेंगे। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स आपस में, 2 पॉइंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं उनको भी हम साथ साथ लिखेंगे। तो हमने देखना होता है ना कि ये 2 पॉइंट्स अगर आपस में रिलेटेड हैं, आपस में रेलिवेंट है, तो हम उन दोनों पॉइंट्स को साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने उनकी रेलिवेंस की बुनियाद पर और उनकी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर अपने वो जो बचे कुचे हमारे पास पॉइंट्स हैं, बची कुची इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने एक तरतीब दिया है, एक सीक्वेंस दिया है। लास्ट जो स्टेज है हमारे पास बेटा, लास्ट स्टेप जो हमने करना है वो है हमारी लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स टैगिंग। हमने उनको नाम देना है, हमने उनको हेडिंग देना है। ये वाली जो आपकी स्टेज है ये बेसिकली वो स्टेज है जो आपके पेपर पे अपेयर होती है। ये जो पहली 5 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं 1 से लेकर 5 तक, ये क्या है, आपकी रफ प्रोसेस है, ठीक है ना। या तो आप इसको अपने माइंड में करोगे या आप इसको अपने पेपर पे करोगे। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ जो है एंड में बताने वाली हूँ। लेकिन जब आपका ये जो 6th स्टेज है ये आपने एक्चुअल आपकी आउटलाइन बनाती है। तो लेबलिंग जो है वो आप वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, फ्रेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो। वो जो आपके आउटलाइन की मेन हेडिंग्स होती है ना, उनको हम लेबलिंग कह रहे हैं। और वो आप चाहे वर्ड की शक्ल में लिखो, चाहे फ्रेज की शक्ल में लिखो, चाहे सेंटेंस की शक्ल में लिखो। आई होप कि आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा ये जब आपकी लेबलिंग है ना, ये इस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इस तरह का लेबल देना है अपनी इंफॉर्मेशन को, इस तरह की हेडिंग देनी है जिसको पढ़कर ही आपके एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप इसमें क्या कहने वाले हो।
मैं आपको मज़ीद अगर एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आपके पास कंप्यूटर होता है, आपके पास लैपटॉप या मोबाइल होता है, तो उसमें आप डिफरेंट टाइप की जो आपके पास डाटा होता है उसको आप डिफरेंट फोल्डर्स में सेव करते हो, है ना। आपके पास सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स का अलग फोल्डर होता है, वीडियो इमेजेस होते हैं, उनको वीडियोज़ को आप अलग फोल्डर में सेव करते हो, इमेजेस होते हैं आप उनको अलग फोल्डर में सेव करते हो, और फिर उन फोल्डर्स को आप क्या करते हो, नाम देते हो, है ना, ताकि आपको उस फोल्डर को बगैर खोले ही पता चल जाए कि इस फोल्डर में आपने क्या सेव किया है। तो यही आपने करना है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन बाकी बची है, जिसको आपने जो है फ़िल्टर करके क्लस्टर भी कर लिया है और ऑर्डर भी कर लिया है, उस इंफॉर्मेशन को आपने अलग अलग फोल्डर्स में सेव करना है। समझने के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे हम अलग अलग टाइप के डाटा को अलग अलग फोल्डर्स में सेव करते हैं, तो इस तरीके से आपने अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम करना है, अलग अलग हेडिंग्स उसको बना के देनी है, ठीक है, अलग अलग उसके लेबल्स रखने। तो ये फिर आपकी जो है प्रोसेस हो जाता है लेबलिंग का। लेबलिंग के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे सकती हूँ कि आपको पता है कि हमारा एस्से क्या होता है, जिसमें हम किसी भी पहलू किसी भी टॉपिक के सारे पहलुओं का अहाता करते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो पैराग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के सिर्फ एक एस्पेक्ट को, सिर्फ एक पहलू को डिस्कस करते हैं, और यही आपके पैराग्राफ और एस्से का डिफरेंस होता है। एक एस्से में बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, क्योंकि एक एस्से में हम बहुत सारे पहलू डिस्कस करते हैं, तो हर पैराग्राफ हमारा एक एस्पेक्ट को कवर करता है। अब आपका जो पैराग्राफ, आपका जो एस्से है, अगर उसमें 20 आपके पैराग्राफ हैं, तो क्या होगा कि आपकी मेन हेडिंग्स भी 20 बनेंगी, क्योंकि आपका हर पैराग्राफ आपकी एक मेन हेडिंग बनाएगा। आपका हर पैराग्राफ क्योंकि एक मेन एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, आपका हर पैराग्राफ क्योंकि एक पहलू का अहाता कर रहा है, तो वो जो एक एस्पेक्ट है, वो जो एक पहलू है, वो आपकी एक मेन हेडिंग बनाएगा, आपका एक मेन लेबल बनाएगा, आपका एक मेन कैटेगरी बनाएगा, ठीक है बेटा। और फिर आप उस मेन हेडिंग के अंदर जो है वो सब हेडिंग्स बनाते हो, उस मेन हेडिंग्स के अंदर जो है वो सब कैटेगरीज बनाते हो, और उन सब कैटेगरीज को बनाने का आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने जो है उसको, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके उस पैराग्राफ में, आपने उन पैराग्राफ्स के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो उसके अहम पॉइंट्स आपके उस पैराग्राफ में दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप लोगों ने अपनी सब हेडिंग्स बनाना है। एक पैराग्राफ में आपकी 2 बातें अहम हो सकती हैं, तो आपकी 2 सब हेडिंग्स बन जाएंगी। एक पैराग्राफ में आपकी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपकी 5 हेडिंग्स बन जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपके एस्से में जो है वो 6 पैराग्राफ हैं, तो आपकी 6 मेन हेडिंग्स बन जाएंगी। अगर आपकी जो है वो 8 पैराग्राफ हैं आपके एस्से में, तो आपकी मेन हेडिंग्स हो जाएंगी 8, और हर पैराग्राफ में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपकी बनाएंगी सब हेडिंग्स। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को बात जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अभी हम लोगों ने कहा है कि हमें अगर टॉपिक दिया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसके ऊपर हमें एस्से लिखने को कहा गया है, तो हमारे पहली स्टेज क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने उस टॉपिक के बारे में जो है सोचना है, अपने दिमाग के कोने खुदरों की तलाशी लेनी है, और जितनी भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने लिखनी है। तो अब हमने क्या करना है कि जितनी भी हमारे पास जो है जहन में बातें आती जाती हैं, तो वो हमने जो है ना यहाँ पे लिखते जाना है। यहाँ पे देखें मैंने जो है वो डिफरेंट लाइंस बनाई हैं, जो हम इस तरह से करके जो है उनको लिख सकते हैं। जो जो पॉइंट्स मेरे जहन में आता जाएगा, मैं उस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे लिखती जाऊँगी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मेरे जहन में आएंगे, मैं उन सारे पॉइंट्स को जो है वो अपने दिमाग में लिखती जाऊँगी, ठीक है ना बेटा। तो फिर हमारा क्या होगा कि हम जो है वो उसके बाद हमारी, जब हमने सेकंड स्टेप भी यहीं पे कर लिया है कि हमने उनको जो है वो राइट डाउन कर दिया है, तो हम फिर देख रहे थे बेटा कि हमारा जो है, जब हमने उसका सेकंड स्टेज भी जो है अपनी कंप्लीट कर ली है यहाँ पे, और हमने जो है उन सारे पॉइंट्स को जो है वो लिख दिया है, तो हमारी थर्ड स्टेज क्या आ जाती है, फिल्ट्रेशन की स्टेज आ जाती है हमारी। फिल्ट्रेशन में हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो हमने यहीं पर जो है ना उनको हटा देना है। मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल कि ये पॉइंट जो है वो इतना मज़े का नहीं है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। मुझे लगता है कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली एक ही पॉइंट बन सकता है, तो इनमें से मैं एक पॉइंट को हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ही हमने अपना फिल्ट्रेशन का अमल कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारी क्लस्टरिंग की स्टेज है, हमने उनको ग्रुपिंग करनी है। तो इसी जगह पे मैं देख लेती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये वाला और ये वाला पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मैं उन दोनों को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँगी। अगर मुझे लगता है कि ये जो है वो मेन हेडिंग बन सकती है और ये जो है वो उसकी सब हेडिंग बन सकती है, तो मैं यहाँ पर ही इनको आपस में कनेक्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से हमने अपना क्लस्टरिंग का प्रोसेस भी यहीं कर लेना है, और फिर हमने उसको ऑर्डरिंग देनी है, हमने उसको एक तरतीब देनी है, ठीक है। तो हम तरतीब देने के लिए क्या करेंगे कि यहीं पर हम जो है उन
पॉइंट्स को जो है वो नंबरिंग देते जाएंगे। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा पहला पॉइंट है तो मैं इसके ऊपर 1 लिख दूंगी, अगर मुझे लगता है ये मेरा सेकंड पॉइंट बनना चाहिए तो मैं इसको सेकंड लिख दूंगी, यहाँ पे मुझे थर्ड है तो मैं 3 लिख दूंगी, यहाँ पे 4 है तो मैं 4 लिख दूंगी। तो जिस तरीके से मुझे जो है ये पॉइंट समझ आएंगे, इनकी तरतीब समझ आएगी, उसी तरतीब के साथ जो है मैं यहाँ लिख दूंगी। ये पाँचों जो स्टेप्स हैं ये हमारा बेसिकली रफ अमल है। अगर मैं पेपर पर करती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि सिर्फ एक लाइन इसको डालूंगी और ऊपर लिख दूंगी रफ। मुझे इसे काटने की, इसको मिटाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं ये सारा प्रोसेस कहाँ करूँगी। मैं अपने जो एग्जाम का पेपर है उसके ऊपर ये सारा कुछ कर सकती हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से काट कर मैं सिर्फ ऊपर लिख दूंगी रफ, ताकि मेरे एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये मेरा एक रफ प्रोसेस था जो मैं आउटलाइन बनाने के लिए कर रही थी। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेज है जिसको हम अपना लेबलिंग की स्टेज कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारा हर पैराग्राफ जो है वो हमारा बनाता है, हमारा एक मेन हेडिंग बनाता है। तो जाहिर है जो मेरा एस्से है उसका जो बिल्कुल पहला पैराग्राफ होगा वो एक तारुफी पैराग्राफ होगा, ठीक है ना, जिसमें मैं बताऊंगी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, जिसमें मैं तारुफ कराऊंगी उस टॉपिक का। तो जाहिर है वो मेरा इंट्रोडक्शन वाला पहला पॉइंट जो है वो मेरा पहली हेडिंग बन जाएगी। और देखिए यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, लाइन लगा के जो है ये इंट्रोडक्शन एक वर्ड है। मैंने आपको बताया था ना कि हम वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ और मैं उसकी बजाय लिखूँ कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पहला पॉइंट अगर मैं ये बनाती कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो वो एक सेंटेंस हो जाता और वो भी परफेक्टली जो है वो राइट होता, वो भी उतना ही ठीक होता जितना यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना। अब जब मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया है तो उसके बाद जो मेरा पैराग्राफ है, जो मेरा पहला पैराग्राफ है, उसमें मैं क्या क्या बातें डिस्कस कर सकती हूँ। जाहिर है अगर मेरे पास डेफिनेशन है तो मैं डेफिनेशन दूंगी। अगर मैं ये बताती हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और अगर मैं मजीद कुछ बातें उसमें बताती हूँ उस पैराग्राफ में तो वो मेरे तीसरी बात हो जाएगी, तीसरा मेन पॉइंट हो जाएगा। और वो मेरे सारे जो मेन बातें हैं वो मेरे क्या बनेंगी, सब कैटेगरीज, मेरे पहले पॉइंट की सब कैटेगरीज बनेंगी। और आप देखें कि यहाँ पे मैंने 1 करके लिखा है तो इनको मैंने ABC जो है लोअर केस उसमें लिखा है और मैंने इनको थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पर लिख दिया। डेफिनेशन जो है वो मेरा एक मेन पॉइंट था उस पैराग्राफ का, इसलिए ये मेरे इस पैराग्राफ के उसमें पहली सब हेडिंग है। दूसरा मेरा पॉइंट ये था वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, तो ये मेरा दूसरा था, ये मेरी सब कैटेगरी बनेगी मेरे पहले पॉइंट की। इसी तरीके से जो मेरा और ये जो हमारे सब कैटेगरीज बनी हैं इनको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इनको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर को मजीद डिवाइड करती हूँ तो मैं उनको फिर इस तरीके से ये रोमन नंबर दूंगी, ठीक है, ये 1 और ये 2, क्योंकि यहाँ पे मैं ये 1 दे चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ABC दे चुकी हूँ, तो मैंने इनको डिफरेंट करना है पहले वालों से ताकि ये पता चले कि ये दोनों जो हैं ये किसके C की सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो मेरी सब कैटेगरी थी पहले पॉइंट की, जो सब कैटेगरी थी उसकी फर्दर ये सब कैटेगरीज हैं जिनको हमने ऐसे लिखा है। और फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 6th सेंचुरी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरह से थी, क्या बर्थ रेशो थी, डेथ रेशो क्या थी, और 12th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, या पाकिस्तान बनने के वक्त जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरह से थी। तो ये जब मैं सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स देती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है, सब कैटेगरी बन जाती है एक सब कैटेगरी की। फिर जो मेरा ऐसे का दूसरा पैराग्राफ होगा वो मेरा क्या बनाएगा, दूसरा पॉइंट, आउटलाइन का दूसरा पॉइंट मेरा क्या होगा, जो मेरे एस्से का दूसरा पैराग्राफ होगा। अब यहाँ देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया था इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे जबकि मैं एक फ्रेज यूज़ कर रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन इन वर्ल्ड, मौजूदा सूरत हाल, ठीक है। तो उसमें मौजूदा सूरत हाल बेसिकली एक फ्रेज है, और जैसे हमने कहा था कि हम सेंटेंस भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं और फ्रेज भी लिख सकते हैं। ये हेडिंग्स जो है ना ये ऐसी हैं जिनको देख के ही जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या आने वाला होगा, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया होगा। तो हमने जो लेबल्स चुने हैं, हमने जो हेडिंग्स चुनी है वो हमें ऐसे चुनी है जिसको पढ़कर ही अंदाज़ा हो जाए कि उसमें क्या बयान किया गया होगा। अब उस मेरे पैराग्राफ के जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैंने फिर ABC करके सब कैटेगरीज बनाई हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिचुएशन लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिचुएशन लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिचुएशन इन पाकिस्तान लिखती हूँ। तो ये जो 3 बातें मैंने अपने एक पैराग्राफ में की होंगी, तो ये 3 अहम बातें मेरे सेकंड पैराग्राफ की सब हेडिंग्स बन जाएंगी। अगर मैं इनको फर्दर डिवाइड करना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी एक है सब कैटेगरी, इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे डिवाइड कर सकती हूँ कि मैं कर सकती हूँ सिचुएशन इन चाइना, ठीक है, मैं कर सकती हूँ सिचुएशन इन अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी फिर क्या बन जाएंगी, सब कैटेगरीज बन जाएंगी। इसी तरीके से जो मेरे एस्से का थर्ड पैराग्राफ होगा वो मेरी आउटलाइन का
थर्ड पॉइंट बनेगा, जो मेरे एस्से का फोर्थ पैराग्राफ होगा वो मेरे एस्से का फोर्थ पॉइंट बनेगा, और मेरी आउटलाइन का जो है वो फोर्थ पॉइंट बनेगा। और इस तरीके से लिस्ट जो है वो हमारी बढ़ती जाती है, जितने पैराग्राफ होंगे उतने हमारे मेन पॉइंट्स होंगे। लेकिन लास्ट में जो हमने अपनी आउटलाइन में लिखना है वो है कंक्लूजन। जिस तरह से हमने जो सारी बहस की है, हमने 5 सफ़ों का या 25 सफ़ों का जो एस्से लिखा है, हमने उसका कोई निचोड़ भी निकालना है। जो हमारी सारी बहस है हमने उसका कोई नतीजा भी निकालना है। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप कोई एस्से लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका इंट्रोडक्शन ना हो और उसका कंक्लूजन ना हो। अगर आपके एस्से में इंट्रोडक्शन नहीं है, एक प्रॉपरली इंट्रोडक्शन नहीं है, और इस तरीके से आपने उसको प्रॉपर तरीके से कंक्लूड नहीं किया है, तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने बहुत सारे मार्क्स जो है वो कटवा देते हो। इसीलिए आपने अपनी आउटलाइन में भी, जिस भी आप टॉपिक पे लिख रहे हो, आपके आउटलाइन में और कोई पॉइंट हो या ना हो, लेकिन 2 पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे ज़रूर होने चाहिए, एक आपका इंट्रोडक्शन का और एक आपका कंक्लूजन का। अगर आप ये नहीं लिखते हो बेटा, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने 75% मार्क्स जो है ना वो डिटेक्ट करवा देते हो। तो आई होप आपको सारी बातें जो हैं यहाँ पे समझ आ गई होंगी। हमने आज देखा है कि आउटलाइन है क्या, उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें वो आउटलाइन बनानी कैसे है, और फिर हमने जो है एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमने ये भी देख लिया है कि हम एक्चुअली उस आउटलाइन को बना कैसे सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेक्चर से मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।